हो गया। वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कैटायन एनायन के बारे में। तो कैटायन क्या होता है? सपोज कीजिए सोडियम है हमारा, जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो सोडियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो कैटायन हुआ। क्या ये? कैटायन। और अगर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो Cl एनायन हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि वाई size of cation is smaller than its corresponding atom and size of anion is greater than its corresponding atom। तो ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सोडियम के लिए तो सोडियम का हम कॉन्फिगर लिखेंगे सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम कॉन्फिगरेशन होता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? Na प्लस। प्रोटॉन तो बराबर रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या घट जाती है। 1s2 2s2 2p6 एंड 3sg। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इसका शेप बनाने लगूं तो आप ऐसा समझिएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, सॉरी, यहाँ 3s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो साइज हो हमारा सोडियम एटम का, ये हमारा सोडियम एटम है। और अगर बात करने लगूं मैं सोडियम आयन के बारे में तो सोडियम आयन के बारे में क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये किसका है? सोडियम का। और ये किसका है? सोडियम आयन का साइज। तो आप देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये सोडियम है। तो यहाँ आपके प्रोटॉन क्या है? 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है? 11 है। यानी इस केस में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर 11 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। ये तो सोडियम के केस में हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोडियम आयन के बारे में तो प्रोटॉन बराबर कितने हुए हमारे? 11, इलेक्ट्रॉन हमारे 10, न्यूट्रॉन हमारे 12। ये एक सिचुएशन तो किसकी है? इस केस में ये सोडियम के केस में आती है और ये सिचुएशन कहाँ आती है? सोडियम आयन के केस में। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन हमारे 11 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं। यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन हमारे 11 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हमारे 10 हैं। यहाँ 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और यानी प्रोटॉन बराबर 11, न्यूट्रॉन बराबर 12 एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। ये सिचुएशन हो गई। तो अब आप समझिए, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कोलम्बियन फोर्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जिस कारण क्या करते हैं? न्यूक्लियस वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ क्या होगा? कम ताकत से खींचेगा, यहाँ लूज अटैच होगा न्यूक्लियस के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है? इस केस में प्रोटॉन हमारे 11 हुए, इलेक्ट्रॉन हमारे 10 हुए। तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन increase in case of cation, due to which size of cation become smaller than size of corresponding atom। यानी सोडियम आयन का साइज सोडियम एटम से छोटा होगा। तो क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन ये था कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम। तो आप बताएंगे, सिंस इन केस ऑफ कैटायन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन increase, due to which nucleus is strongly attached by the nucleus, hence size decrease। इसलिए साइज क्या होगा हमारा? घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बताइएगा
कि कैटायन का साइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम से छोटा क्यों होता है, या आप डिस्कस करिए द साइज व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो यानी वो ऐसा ना पूछ के आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए कि आपका कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस केस में साइज का क्या इफेक्ट होगा। तो वही कैटायन और कॉरस्पॉन्डिंग एटम की बात आएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पूछेगा साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह हम कोई भी एटम लेंगे, अगर हम कोई भी कैटायन लेते हैं तो किसी भी कैटायन का साइज अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होता है, क्योंकि उस केस में हर इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में हम यहाँ लेते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था आपको -1.602 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूंगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट वुड बी +1.602 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों का चार्ज बराबर होता है। फर्क कितना होता है कि एक में नेगेटिव चार्ज है और एक में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के कारण उनके बीच में फोर्स प्रोटेक्शन होता है। तो आप यहाँ समझिए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, बराबर ताकत से खींच रहे होंगे। यहाँ पर क्या 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। न्यूक्लियस स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन को या तो न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से खींचेगा या वो उसको कम ताकत से खींचेगा। अगर ज्यादा ताकत से खींचेगा तो साइज घट जाएगा, कम ताकत से खींचेगा तो साइज बढ़ जाएगा। आप ऐसा समझ लो जैसे न्यूक्लियस तो कोई गाय का खूंटा हो गया, हमने खूंटा गाड़ दिया। अब खूंटा तो अपनी जगह से क्या हो सकता है, डिस्प्लेस नहीं हो सकता। लेकिन गाय को क्या हो सकता है, अगर हम उसकी जो कॉर्ड है, जो रस्सी है, अगर हम उसको टाइट बांध दें तो गाय कम एरिया में घूम सकती है, यानी उसका घूमने का एरिया क्या होगा, घट गया। और अगर हम रस्सी को ढीला कर दें तो उसका घूमने का एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सेम थिंग्स इन केस ऑफ कैटायन एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि साइज ऑफ एनायन, किसी भी एनायन का साइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होता है। अब आप कहिए एनायन का केस क्या होगा बेटा, समझिए। देखो मान लीजिए यहां पर मैं क्लोरीन लेता हूं Clg। इसमें क्या होगा हमारा, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब क्लोरीन एक एटम को जब एक्सेप्ट कर लेता है, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एटम हो गया और ये क्या हो गया इसका, एनायन। ये एनायन हो गया। अब यहाँ क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन हमारा, देखो अगर यहाँ मैं लिखूंगा ये हमारा एनायन हुआ, और मैं तो कॉन्फ़िगरेशन नीचे दोबारा लिख देता हूँ Clg 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और अगर मैं बात करता हूँ Cl -G की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हमारे Cl माइनस की बात होगी। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, देखो यहाँ
इसमें 17 क्या होंगे, 17 इलेक्ट्रॉनों में 17 ही प्रोटॉन होंगे। अब 35 क्या होता है, स्कैटरिंग मास, एटॉमिक मास होता है, तो आप लगा लो 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या तो हमारी क्या रहेगी, 17 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 18। न्यूट्रॉन क्या होंगे, वो भी 18। ये तो किस केस में, इसके केस में और ये केस में। यानी अगर हम एनायन लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एटम लेते हैं क्लोरीन, तो उसमें क्या होंगे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 18 होगी। लेकिन अगर बात करते हैं आपका एनाइन की, यानी क्लोराइड आयन की, तो वह प्रोटॉन तो 17 ही होंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 18, न्यूट्रॉन बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ वैसे इस केस में, तो आप समझिएगा ये एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे। अरे यार इसको सॉरी, क्या नाम है बेटा, इसको एसी को बंद कर दो यार। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये तो क्लोरीन एटम का हो गया। और अगर मैं इसकी बात करने लगूँ तो मैं एक और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ हो जाएंगे, और अब समझ लीजिए मैंने तीसरी सेल और बना दी इसके अंदर ऐसा। ये लो, बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेल माइनस के स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फिर वही प्रोटॉनों की, तो 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटीन तो 17 ही होंगे, न्यूट्रॉन भी 17 होंगे, सॉरी न्यूट्रॉन 18, लेकिन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 18 हो जाएगी इस केस में। अब देखो यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो उसका तो कोई इफेक्ट है नहीं, वो तो न्यूट्रल है। लेकिन क्या होगा, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे। जब यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को उतनी ताकत से पकड़ के नहीं रखेगा जितनी ताकत से ये रखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा इस केस में, यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ड्यू टू विच, जिसके कारण वैलेंसी साइड इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली अटैच्ड बाय द न्यूक्लियस, देयरफॉर साइज ऑफ एनायन बिकम ग्रेटर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम। ठीक है, फिर समझिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्लोरीन एटम के अंदर, तो 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा, वो नॉर्मल इसको होल्ड करके रखेंगे। ऐसा समझ लीजिएगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है, क्योंकि दोनों को बराबर चार्ज है, सेम चार्ज देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनायन के केस में, तो एनायन केस में क्या होगा, प्रोटॉनिक संख्या तो 18 17 हो गई और इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 हो गई, तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को लेस टाइटली पकड़ के रखेंगे। इसलिए साइज ऑफ एनायन बिकम ग्रेटर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम। इससे किसी भी एटम का साइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग, किसी भी एनायन का साइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैटायन और एनायन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कैटायन और एनायन का साइज में, कैटायन का छोटा होता है एनायन का बड़ा होता है, उसको कॉरस्पॉन्डिंग एटम से, ऐसा क्यों, तो आप उसको समझ लें। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई पर्टिकुलर हमारा कैटायन और एनायन के बारे में बात। अब बात आती है हमारी
वेरिएशन की बात आती है साइज की, कोई भी साइज हो किसी भी एटम का अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, यानी साइज पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है। इसके बाद आता बेटा वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग द पीरियड, यानी साइज का वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग द पीरियड, कि साइज हमारा कैसे वेरी करता है। देखिएगा, अगर हम बात वेरिएशन की करते हैं तो वेरिएशन में क्या होगा, जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो अगर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ साइज की, तो जब भी हम अलोंग द पीरियड चलेंगे, आप ऐसा समझ लीजिएगा, जैसे हमने लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो सबसे बड़े होते ही होते हैं। अब जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे तो अलोंग द पीरियड चलने पे क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो आप देखो, अगर मैं बात करूं 3 प्रोटॉन है तो 3 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 ही क्या होंगे यहाँ पर, 4 यहाँ पर प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है Q और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस R हो, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स प्रोटेक्शन क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर फोर्स प्रोटेक्शन क्या होगा, 9 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि सेम एटम में जा रहा है, सब में क्या है आपका, सब सेम सेल के अंदर, यहाँ 1s2 2s1, यहाँ 2s2, यहाँ 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, ये तो कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम बात इनकी करते हैं तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो दूरी तो सेम है न्यूक्लियस से, लेकिन चार्ज क्या हो रहा है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ 9 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ 16 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ 25 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ 36 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ 49 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ 64 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ 81 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी फोर्स प्रोटेक्शन होगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। तो अब यहाँ देखो, जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ेगी, और जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, खींचेगा अपनी तरफ। जब खींचेगा तो साइज क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए जैसे ही हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीज, किसी भी एटम का साइज क्या होगा, घट जाता है। क्यों घटेगा, क्योंकि जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर या वैलेंसी सेल पर, वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, जो वेरिएशन हमारा पीरियड में साइज आपका घटता चला जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लेफ्ट से राइट को चलते हैं किसी भी पीरियड के अंदर, तो साइज घटता है, क्योंकि फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो होती है बढ़ जाती है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देयरफॉर साइज डिक्रीज। इसे साइज क्या होगा हमारा, घट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो जब भी हम किसी पीरियड टेबल में चलते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा,
डाउन द ग्रुप चलने पर साइज हमारा बढ़ता चला जाता है। अब आप कहेंगे बढ़ेगा क्यों? साइज इसलिए बढ़ता है, अगर हम बात करते हैं साइज बढ़ने के बाद, तो बढ़ने केस में क्या होगा, क्यों बढ़ेगा? देखो अब यहाँ क्या आएगा, वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं क्या होगा? सपोज कीजिए मैंने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये मैंने एलिमेंट ले लिए, नीचे तक मैं लेते चले जाता हूँ बाकी इसी ग्रुप की। अब यहाँ पर क्या होगा, एटम नंबर 3 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 11 आया, यहाँ पर आया हमारा सोडियम, उसके बाद पोटेशियम 19, यहाँ जाएगा हमारा 4s1। इसी तरह बेटा यहाँ पर 5s1 और नीचे 6s1 7s1। मान लिया सीसियम और ये हम क्या करते हैं फ्रांसियम, इनको रख देते हैं, तो इनमें जाएगा 6s1 एंड यहाँ पर आएगा 7s1। ठीक है, इस तरह आपके यहाँ पर ये आ जाएंगे फ्रांसियम पे। इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। अब देखो हम नीचे बढ़ते हैं, तो नीचे बढ़ने पर दोनों चीज बढ़ रही है। एक तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ न्यूक्लियस चार्ज 3 है, यहाँ 11 है, 19 है, यहाँ पर क्या है 37 55 87 ऐसे होते चल जाएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज तो घटता है, लेकिन ये साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रही है। अगर आप सोडियम की बात करते हैं, तो मैं सोडियम यहाँ बना के समझा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए सोडियम, ये हमारा लिथियम हो गया सपोज कीजिए 1s2 2s1। अगर मैं सोडियम की बात करूँगा, ये लिथियम हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1। ये किसका हो गया हमारा सोडियम का हुआ। इसी तरीके से क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये किसका होगा हमारा, ये पोटेशियम का हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, जब सेल्स बढ़ेंगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज है डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं करता, वो उतना डोमिनेंट नहीं होता जितना डोमिनेंट क्या होता है, साइज आपका नंबर ऑफ शेल हो जाता है। इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ती है, और नंबर ऑफ शेल आर मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। यानी जब हम डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे, तो हमारा चार्ज बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, तो नंबर ऑफ सेल का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। वहां तो क्या था, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड चल रहे थे, तो वहां तो सेम ग्रुप सेम पीरियड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, सब में 2s2 2p 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 आपका 2p4 ऐसा हो रहा था, सेल नंबर सेम थी। यहाँ क्या है, सेल नंबर बढ़ रही है। जब सेल नंबर बढ़ती है, तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द सेल नंबर इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। देयरफॉर एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। इसलिए साइज ऑफ एटम क्या होता है, जब भी हम नीचे बढ़ेंगे तो साइज ऑफ एटम हमारा बढ़ता चला जाता है। फिर समझ लीजिएगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, nuclear charge as well as number of cell increase successively। सक्सेसिवली मतलब बारंबार, हर बार, हर एलिमेंट की। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। देयरफॉर साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसलिए किसी भी एटम का साइज डाउन द ग्रुप बढ़ने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट है। हालांकि कहीं कहीं हमारे इसमें कहीं एक्सेप्शन भी आते हैं, वो एक्सेप्शन बताएंगे ऐसा क्यों होगा, वो आगे की चीजें। तो अभी आप केवल इतना समझिएगा कि अलोंग द पीरियड चलने पर, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट,
चलने पर साइज घटता है, और डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वेरिएशन हुआ, इनको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, यानी वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये वेरिएशन हो गया। अब आपने कैटायन पढ़ लिया, आपने एनायन पढ़ लिया, उनके साइज पढ़ लिए। अब आपने पढ़ लिया कि कैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो घटता है, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज बढ़ता है, और उनके कारण। अब बात आती है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के बारे में। आप कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होती है? देखो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, जैसे आप लेते हैं सोडियम, मतलब सपोज कीजिए नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, उसके बाद फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 30। ये अलग अलग एटम्स है हमारे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से। अब अगर इनमें मैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूं, यानी इसके ऊपर मैं 3 माइनस लिख दूं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या 10 हो गई। इसमें मैं 2 माइनस कर दूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया। -1 कर दूं, यहाँ कोई ना प्लस चार्ट हो ना माइनस, यहाँ +1, +2, +3। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे लिखते हैं -3, -2, -1। चलो ऐसा समझिए। ठीक है, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या था 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ 10 रह गए। 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ 10 रह गए। 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 रह गए। अब इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? आयंस हैं, छोड़ के सोडियम। सोडियम ना देगा ना लेगा, सोडियम का थोड़ा बीच में रखते हैं इसको। तभी कहते हैं, बताइएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होती हैं? तो आप बोलेंगे द आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की वो आयंस जिनके पास में क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोलते हैं। तो ये सब हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, समझ गए? अब आप कहेंगे इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों? चूंकि ये क्या है? नॉन मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 1 ले सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये ना 1 लेगा, ना देगा, ना लेगा। ये 1 दे के 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो ये जो आयंस होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। यानी द आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की वो आयंस जिनके पास में क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? उन सभी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोलते हैं। वो सब हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहलाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चन से रिलेटेड कि आप बताइएगा इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या होगा साइज का। तो अगर हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन केस में, देखो साइज डिक्रीज, साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आएगी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के केस में साइज हमारा घट जाता है। कैसे? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे देते हैं कि बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिएगा। आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आप कैसे लगाएंगे? तो आप इस तरह इनको लगा देंगे। अब आप कहेंगे साइज ऐसे क्यों घट रहा है? इसका साइज सबसे बड़ा, इसका उससे छोटा, इसका उससे छोटा, और भी छोटा होता चल जाएगा, ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है
कि अगर हम यहाँ बात करते हैं इस केस में, यहाँ पर मैं हर एक केस उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखते जा रहा हूँ। यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए 7, यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए 8, प्रोटॉन 9, प्रोटॉन 10, प्रोटॉन 11, यहाँ 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 12, प्रोटॉन 13। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है सबके पास, इलेक्ट्रॉन सबके पास क्या है, सबके पास 10-10 है, 10-10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन सबके पास 10 है। तो आप यहाँ देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि न्यूक्लियस स्टेबल होता है, न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिलता। या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो आपका लूजली पकड़ के रखेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ेगा तो साइज हमारा घट जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लूजली पकड़ के रखेगा तो साइज हमारा बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, ये 7 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से नहीं खींच पाते जिस ताकत से उसको खींचा चाहिए। यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गए। ये प्रोटॉन यानी इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अधिक ताकत से खींचेगा, इसका और भी ज्यादा ताकत से। इसका साइज हम न्यूट्रल रखते हैं क्योंकि आयंस नहीं होती, लेकिन साइज में कभी पूछ लेता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ फिर 11 प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। यहाँ 12 प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। 13 प्रोटॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। So in case of isoelectronic ions, as atomic number increase, nuclear charge increase, therefore size decrease, इसलिए साइज क्या होगा, घट जाएगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, साइज उसका घट जाएगा। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस की बात करते हैं, तो उसमें जब चलते हैं कहाँ से, कम एटॉमिक नंबर से ज़्यादा एटॉमिक नंबर तरफ को, तो साइज हमारा घटता चला जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन न्यूक्लियस का बढ़ता चला जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस अपनी जगह स्टेबल होता है। मैंने बताया न्यूक्लियस जैसे कोई गाय का खूंटा हो गया, तो ये तो स्टेबल है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है उनको या तो स्ट्रांगली पकड़ेगा या लूजली पकड़ेगा। अगर स्ट्रांगली पकड़ खींचेगा तो साइज घटेगा, और लूजली पकड़ के रखेगा तो साइज बढ़ेगा, जैसा अभी मैंने आपको कैटायन और एनायन के केस में बताया। तो इसलिए पर्टिकुलर बात होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो वो आपको अलग अलग एलिमेंट दे सकता है, आप पूछ सकता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया उन्होंने कि सिलेक्ट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, तो आप देख लो जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही हमारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये बात हुई हमारी कैटायन की, एनायन की, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस की, और आपका वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं या जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, साइज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि आगे जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप पीरियड जो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलर, तो आप वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दे डिपेंड अपॉन द साइज। वो साइज के अनुसार ही बताएंगे। अभी आपको जब कल नंबर आएगा तो आपको बताएंगे, कल आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे जब आयनेशन एंथैल्पी, तब आपको बताएंगे कि आयनेशन एंथैल्पी कैसे साइज पे डिपेंड करती है। तो जितनी प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे आपका मेटलिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाहे साइज है, और भी जितनी प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली साइज को लेकर ही एक्सप्लेन की जाती है। आयनेशन एंथैल्पी आ गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई, ये सारी प्रॉपर्टी आपको वन बाय वन बताएंगे। तो सारी किस पर डिपेंड करती हैं, वो सब हमारी साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो इसलिए आपको जितना भी ये वीडियो पढ़ाया जा रहा है, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिए रिमाइंड करके। तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई भी बात आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, जिन पे हमारा क्या हो, जिन पे हमारा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस भी कहलाती हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे अभी तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वाली बताई। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ दूसरी वाली, सपोज के लिए आपने पोटेशियम लिया, आपने उसके बाद आर्गन लिया, ठीक है,
उसके बाद आपने कैल्शियम लिया, ठीक है। अगर मैं इस पर 2+ चार्ज कर दूं, इस पर +1 चार्ज कर दूं, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन 18 हो गए, इसमें प्रोटॉन क्या हो गया, 18 हो गए, और यहाँ भी प्रोटॉन क्या है हमारे, 18 ही है, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे, ये सब भी हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयनसी कहलाएंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या क्या है, 18 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन संख्या पर 18, इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या 18, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या 18। तो इस तरीके से 18 वाली हो गई। तो आपसे पूछ सकता है, आपको ये दे देगा, पूछेगा बताओ आइस इलेक्ट्रॉनिक आयंस कौन सी है, ठीक है। तो आप पहचान कर देंगे कि ये हमारी 18 वाली, ये हमारी 10 वाली। तो जिनमें 7 नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो वो आइस इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहलाते हैं, ठीक है। अब कल आपको पढ़ाएंगे, हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कल पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, कल ताकि याद रहे आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी टर्म होती है, एनर्जी होती है, या इसको आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं, और इसको आईई, या तो शॉर्ट में आई लिख देते हैं, या डेल्टा आई एच ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब इसको आपको कल बताएं। ओके बेटा, बाय। ये 11th का था बेटा, मैंने 11th क्लास का था ये।